जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी से और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अभी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। हमने उसके 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं पहले। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बिना वक्त जाया की करे आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ हर बार की तरह। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बट आप जानते हो मेरे पढ़ाने का तरीका। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। देखो, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, बेसिकली हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे एसिड और बेस सॉल्यूशन की, कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब एसिड है, अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर वो बेस का सॉल्यूशन है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है। देन एक्टिविटी 2.11 जो एनसीईआरटी में दी है, उसके रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। ठीक है, मतलब पीएच कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके बारे में बात करेंगे। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उन पर क्या प्रभाव पड़ता है पीएच के बदलने का। एसिड्स इन अदर प्लैनेट, ठीक है ना, ये आपकी डू यू नो वाला एक बॉक्स दिया एनसीईआरटी में, उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है, हमारे बैकयार्ड में जो पीएच, हमारे बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका पीएच कितना है। बेसिकली हमारे आसपास हम कहीं से भी सॉइल सैंपल कलेक्ट करें और उसका पीएच निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटी 2.12 में बताया आपको। ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी जानेंगे, कि मतलब पीएच ज्यादा है कि पीएच कम है। अगर पीएच कम है तो भी प्रॉब्लम है, पीएच ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। इसके बाद पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का काम होता है केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देना या फिर कम कर देना। मेनली आपको यहाँ पर जितने भी दिखेंगे वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने वाले ही दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट्स पर अलग अलग तरीके के एंजाइम काम करते हैं। और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बहुत हद तक किस पे डिपेंड करती है, बहुत हद तक क्या, मेनली किस पे डिपेंड करती है, एक्टिविटी पीएच पर डिपेंड करती है। किसकी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, कि वो एंजाइम कितने अच्छे से फंक्शन करेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो पीएच चेंज होता है वो टूथ डिके कैसे करता है, मतलब जो दांतों का सड़ना है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, पीएच पर। ठीक है, और पीएच उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है इस पर देखेंगे इस टॉपिक में। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, मतलब कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स एसिड का सहारा लेते हैं अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे। देन नेचर प्रोवाइड यूटिलाइजेशन ऑप्शंस, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनमें जिनसे हमें बेसिक बेसिक बेसिकली बेस वाला बेसिक केमिकल मिलता है। ठीक है, जो न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड को। देन टेबल 2.3 जो जिसमें दिया हुआ है कुछ नेचुरली अकरिंग आइटम्स। ठीक है, उनमें देखेंगे हम कौन से एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। देन एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 28 पर दिया। हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड द बेस। ठीक है, मतलब एसिड बेस इंडिकेटर्स कैसे हम यूज करते हैं एसिड और बेस के बीच का पता लगाने के लिए। वी हैव आल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन। मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूशन क्या होता है। बेसिकली जब आप किसी भी सॉल्यूशन में वाटर को मिला देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली सपोज कीजिए, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये है 50 ml का सॉल्यूशन है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने पिछले लेक्चर में आपको 500 से समझाया था, आज हम 50 से समझ लेते हैं। तो अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर इसमें टोटल 50 H प्लस आयन्स है। ठीक है, या आप मान सकते हो टोटल OH माइनस है कितने, 50 OH माइनस आयन्स है, कुछ भी मान सकते हो, है ना। दोनों साथ में डाल दोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, या तो मानो 50 H प्लस या तो मानो 50 OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आप आयन पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 50 आयन टोटल
और वॉल्यूम कितना 50, तो आयन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 1, मतलब हर एक ml में एक आयन है यहाँ पर। अभी हर एक ml में कितना आयन है, 1 आयन है। ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा होगा, हर एक ml में एक आयन है। नेक्स्ट चीज आप ये देखो, मान लो हमने इसमें 50 ml क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया इसमें, 50 ml वाटर। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया भाई साहब 100 ml। लेकिन आयन अभी भी कितने हैं, 50 है। तो ये आ जाएगा क्या आपका 50/100, दैट विल बी 1/2। इसका मतलब है कि अब हर 2 ml में एक आयन है, हर 2 ml में एक आयन है। ठीक है भाई साहब, हर एक ml में हर 2 ml में एक आयन है। ठीक है, तो इसका मतलब कंसेंट्रेशन कम हो गया ना, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। मैंने आपको पहले समझाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट द नंबर ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या हम क्वांटिटेटिवली पता लगा सकते हैं कितना नंबर प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ आयंस जो है ये आपको पता, एग्जैक्टली नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब 11th क्लास में अगर आप केमिस्ट्री लोगे, बेसिकली साइंस लोगे, तो आपको वहाँ केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी और वहां पर आप समझोगे कि हम कैसे कंसेंट्रेशन ऑफ आयन पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जूनियर क्लास या हम बात करें मिडिल क्लास की, तो जो आपकी अभी की क्लास है, यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आप बताएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक और बेसिक किसके आधार पर बताएंगे, पीएच के आधार पर। ठीक है, एसिडिक है और बेसिक है किसके आधार पर, ऑन द बेस ऑफ पीएच। क्लियर है। चलो अभी हम जानेंगे कि पीएच भी क्या होता है। देखो लिखा है, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेसिस। पहले तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना वाली बात तो आप आगे सीखोगे हायर क्लास पे, लेकिन अभी आप ये जान जाओगे कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके द्वारा, पीएच के द्वारा। ठीक है, देखो we can do this by making use of an universal indicator। universal indicator क्या होता है, कई सारे indicators का mixture होता है। ठीक है, which is a mixture of several indicators। the universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution। मतलब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग कलर शो करेगा, ज्यादा होंगे तो अलग शो करेगा, कम होंगे तो और अलग शो करेगा। ठीक है, इन सारी चीजों पर अलग शो करेगा। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, मतलब जो हम लोग हाइड्रोजन आयन का पता लगाने के लिए कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ही कम क्या होने वाला है, पीएच। इसका मतलब आप ये याद रखना कि जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप H+ का नंबर बढ़ा रहे हो तो क्या कम हो जाएगा, पीएच। क्लियर है। चलो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और बेसिकली एक स्केल के द्वारा हमने एक स्केल डिजाइन कर दी जिस पर 0 to 14 नंबर होते हैं। ठीक है, और बीच में होता है 7। ये जो 7 है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसके जो 0 वाली साइड पर रहते हैं ना, 0 से 7 वाले जो भी होंगे, 0 से 7 तक के, 6.9 तक के, 7 पे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 0 से 6.9 तक के क्या बोलेंगे, हम एसिडिक बोलेंगे। ठीक है, और अगर वहीं आप बात करें 7.1 से 14 तक के, 7.1 से 14 तक के आप क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। और जो 7 पे रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसमें H+ और OH क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, द P in pH stands for potence in German मीनिंग पावर। ठीक है, मतलब जो पीएच है ना उसमें पोटेंस, पोटेंस वर्ड है, पोटेंस या फिर आप बोलते हैं उसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंस कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 टू दैट इज वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन। ठीक है ना, मैंने आपको पूरी कहानी अभी समझा दी है यहाँ पर। ठीक है, देन pH should be pH should be thought of simply
एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। भाई पीएच जो है तुम नंबर देख के समझ जाओगे, अगर वो 7 से छोटा है तो एसिडिक है, 7 से बड़ा है तो बेसिक है, 7 है तो समझ जाओ न्यूट्रल है। ठीक है, देखो लिखा है हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच। अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको। बेसिकली जो H प्लस आयन है वो अकेला नहीं एग्जिस्ट कर पाता वाटर में, वो H प्लस आयन एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब कई सारे H प्लस आयन होंगे, कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस प्लस H2O क्या बनाएगा यहाँ पर H3O प्लस। ठीक है, यहाँ नीचे आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं यहाँ ले देता हूँ। तो H3O प्लस इज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलो मैं बोलूंगा अगर आपने प्रीवियस सेक्शन नहीं देखे तो देख लीजिए, आपका बहुत फायदा होगा, समझ में आएंगी चीजें, कनेक्ट कर पाओगे। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represent an increase in OH minus concentration in the solution. मतलब वही बात जो बताया गया, pH 7 यानी न्यूट्रल, वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक और वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 7 से 14 जा रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा OH माइनस आयन होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका पीएच होगा, और जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना कम क्या होगा पीएच होगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, दिस इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई, यानी भाई OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है बेस की। जनरली पेपर इम्प्रीग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, यानी जो पेपर होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर को ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर को एब्जॉर्ब करा देते हैं। ठीक है ना, और उससे ही पीएच नापते हैं। देखो ये आपकी पीएच स्केल दिख रही है आपको, है ना, ये देख लो, ये 7 से लेके 0 से लेके 7 तक क्या है एसिडिक है। ठीक है, और 7 से लेके 14 तक क्या है बेसिक है। ठीक है, चलो ये सारी कहानी है, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे अभी आपने एनसीईआरटी में ये तो पढ़ लिया यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पर आप ये जानो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में केमिकल कौन कौन से होते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, थायो थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनोफ्थलीन। ठीक है ना, इन सब से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, यहाँ पे देखो ये वर्ड दिखा आपको थाई, तो जब भी थायो आए ना, जब भी वर्ड थायो आए या थाई आए केमिस्ट्री में, ठीक है, कहीं पे भी आए साइंस में, तो आप समझ जाना, केमिस्ट्री में कहीं पे भी आए तो समझ जाना कि इस वर्ड का मतलब क्या है, सल्फर। मतलब यहाँ पे पक्का ही क्या प्रेजेंट होने वाला है, सल्फर। ठीक है, क्या करना, अब बोल पता लगाना हो, मैं तो सही बात बोल रहा हूँ, पता लगाना हो तो क्या करना, इसका फॉर्मूला निकालना, थाइमोल ब्लू का क्या करना, फॉर्मूला निकालना और देखना। ठीक है, और निकाला या नहीं ये क्या करके, ये कैसे बताओगे मुझे कमेंट करके बताना। इसका फॉर्मूला आपका होमवर्क है, क्या करना, कमेंट करना। कमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, लेकिन करना क्या, कमेंट, और मुझे बताना। ठीक है, पक्का बताओगे मुझे, फिर से मैं गलत ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, ये देखो इसमें भी आपको सल्फर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनका मिक्सचर होता है, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो लिखा है ना, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर, ये देखो पीएच पेपर पे शोन है। ठीक है ना, कलर्स आर ओनली रफ गाइड, रफ गाइड होते हैं, मतलब एग्जैक्टली पीएच नहीं बता देंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक आपको एग्जैक्टली पीएच जानना है तो आप किसका यूज करेंगे, पीएच मीटर का। किसका यूज करते हैं हम लोग, पीएच मीटर का। देखो मैंने आपके लिए ये देखो, ये आपको बताने के लिए लिया हुआ है। लेबोरेटरी में ना क्या होता है, देखो लिखा है ना, अनदर मेथड टू फाइंड पीएच, इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। अनदर तो है ये, लेकिन ये एक्यूरेट मेथड भी है, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है ना, ये एकदम क्लियर कट बता देती कि भैया इतना पीएच होगा। ठीक है, जब मैं कॉलेज में था
तो मैंने इसका यूज भी किया है। ठीक है, हम लोगों ने निकाला है पीएच बहुत सारे सॉल्यूशन का। ठीक है, और जिस मिट्टी की बात कर रही है ना एनसीईआरटी आगे, याद है शुरू में बताया था आगे आने वाला है मिट्टी वाला एक्सपेरिमेंट भी, वो हम लोगों ने मिट्टी का भी निकाला। ठीक है, तो पीएच मीटर, ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ग्लास रॉड होती है। ठीक है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है, बहुत नाजुक होता है, इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से कंट्रोल करा जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और ना इसको पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेशन का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसको पहले जीरो पर लाया जाता है। ये आप देख रहे हो, ये जो मीटर है यहाँ पर, इसको यहाँ पर जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक आप किसी का पीएच नहीं नाप सकते। ठीक है, इसको पहले जीरो पे लाया जाता है डिस्टिल वाटर में डालकर। ठीक है, देन हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, जीरो पे नहीं, मतलब डिस्टिल वाटर में तो 7 पे लाया जाएगा इसको। ठीक है, बस ये समझ लो कि यहाँ पे ना रीडिंग लगातार बदलती रहती है, तो हमें उसको या तो जीरो सेट करवा देना या 7 सेट करवा देना। ठीक है, तो उसे हम कैलिब्रेशन बोलते हैं पीएच मीटर का। ठीक है, ये दूसरा मॉडल है इसका। ठीक है, ये अलग है, थोड़ा अलग है। चलो आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर। अब हम चलते हैं, ये समझ गए आप इसको, ये पीएच पेपर है, लेकिन पीएच पेपर से हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, लेकिन पीएच मीटर से हम क्लियरली बता सकते हैं कि कितनी पीएच होगी। समझ पा रहे हो? चलो आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी 2.11 की बारी है। टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। तो देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे, सलाइवा दिया हुआ है, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। देखो यहाँ पे कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक जो है, इसका मतलब है सोडा। ठीक है, बेसिकली जो वाटर होता है उसमें CO2 गैस जो होती है वो पास कराई जाती है, तो वहां पर ये दोनों कंबाइन होने के बाद बनाते हैं H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? कार्बोनिक एसिड। तो बताओ जरा इसकी पीएच कैसी होनी चाहिए? 7 से कम होनी चाहिए ना। अभी हम सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ 7 से कम है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा, और लेमन जूस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि लेमन क्या है? सिट्रस है। ठीक है, खट्टा होता है काफी ज्यादा, तो इसमें क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी एसिडिक पीएच देखना शो करने वाला है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, हम कैरेट जूस की बात करते हैं। कॉफी, कॉफी भी एसिडिक होती है, देखोगे आगे सब देखोगे। टोमेटो जूस, अच्छा टोमेटो जूस, टोमेटो से क्या याद आता है आपको? बताया था ना मैंने फर्स्ट क्लास में कि इसमें टोमेटो में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो कंटेन्स व्हाट? ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनच में भी होता है। ठीक है, टैप वाटर यानी नल का पानी, देन 1 मोलर NaOH एंड 1 मोलर HCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो कि है मोलैरिटी का। ठीक है, कि मोलैरिटी क्या होती है। देखो क्या होता है ना, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलो इनमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी हम। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे, बट हम ये समझ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम है? मोलैरिटी। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है भैया इसका? मोलैरिटी। ठीक है ना, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी का है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं ऊपर ले देता हूँ मोल्स। ठीक है, ये याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल क्या होता है? मोल होता है वेट बटे मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब भैया मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो बेसिकली आप किसी भी चीज का एक मोल ले रहे हो, किसी भी चीज का एक मोल ले रहे हो, तो उस तो वो किसके बराबर होगा? एक मोल के बराबर होगा। मोल कुछ भी नहीं है, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना,
समझ पा रहे होगे मेरी बात? अगर आपको 9th किसी ने ढंग से पढ़ाई होगी या आपने खुद भी ढंग से पढ़ी होगी तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नहीं पढ़ते हम कभी कभी, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगा जो आपके बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। ठीक है, तो जल्दी वो भी आने वाला है, आप उसको भी देखना। ठीक है, चलो तो अभी हम लेकिन जो हमें जरूरत है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है, इसको बाकी सारी डिटेल में वो वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी बस हमें क्या समझना है, मोलैरिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर हम क्या करें, मोल डाल दें 1, अगर हम मोल डाल दें 1 और सॉल्यूशन 1 लीटर का ही है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और इसको हम कैपिटल एम से क्या करते हैं, शो करते हैं कैपिटल एम से। तो बेसिकली जब भी आपको समझ में आए कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो ये रहा है कि 1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जैसे बात करी जाए NaOH की, तो क्या आप जानते हैं Na क्या है, OH क्या है? तो आपने बोला हाँ सर जानते हैं, Na मतलब सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या होता है, बेस होता है। और मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं, तो एक एल्कलाई होता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मोलार मास क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, Na का मास लिखेंगे। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और मास कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, O का मास लिख देंगे आप 16 एंड H का लिख दोगे 1। तो जब आप इसको प्लस करोगे, देखो मैं तो इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मुझे याद हो गया इसका मोलर मास कितना होता है, 40। लेकिन आप इसको ऐसे करके देखना, 40 ही आंसर आएगा। समझ गए? चलो, तो बेसिकली बात इतनी सी है कि 40 ग्राम NaOH लोगे, अगर 40 ग्राम NaOH लोगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल NaOH के बराबर होगा। तो आपने क्या करा, 40 ग्राम NaOH घोल दिया 1 लीटर पानी के अंदर, और जो सॉल्यूशन बना हम लोगों ने उसको यूज करा, यहाँ पर उसकी पीएच निकाल रहे हैं। ऐसे ही दूसरी चीज दी है यहाँ पे, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो बेटा HCl, H क्या होता है 1, Cl यानी Cl का मास क्या है 35.5, Cl इज व्हाट, क्लोरीन। एंड इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड पे बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, और जैसे ही वो एक्वस मीडियम में आती है वो एसिडिक हो जाती है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड एसिडिक नेचर शो नहीं करती, लेकिन वही एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। ठीक है, सारी बात की थी। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो क्या होगा, 36.5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझे? होप आपको ये समझ में आया। तो इतना ग्राम अगर आप HCl डाल दो 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। समझे बात? तो इनका पीएच हमें निकालना है। ठीक है, चलो होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो तो लेके आने वाला ही हूँ। ठीक है भाई, चलो उसका नाम होगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, या तो ये नाम होगा या बेसिक्स ऑफ साइंस। वैसे तो मैंने सोचा है मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी अलग से बना, तो आएंगे, तीनों आएंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन्स, मतलब अगर आपने सलाइवा का पीएच निकाला, पहले तो बिफोर मील निकाला तो क्या निकल के आया, 7.4 निकल के आया। ठीक है, आफ्टर मील डिपेंड करेगा कि आपने क्या खाया। अगर कुछ एसिडिक फूड्स खाए जैसे एग, मीट, जूस, कोई सा जूस पिया आपने एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या होंगे, इसके जो पीएच है ये क्या होगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7.4 से हमें कैसा देखने को मिलेगा, ये कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इफ एल्कलाइन फूड इज टेकन लाइक वेजिटेबल, ग्रेन, पीएच में राइज अप टू 8। ठीक है ना, अगर एल्कलाइन फूड खा लिया भाई, थोड़ा बेसिक फूड खा लिया, तो 7.4 से कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेमन जूस की बात करें, मैंने शुरुआत में ही बताया था एसिडिक होता है, 2.2 पीएच देखने को मिलेगा। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक दैट इज व्हाट, सोडा। ठीक है, तो ये इसका पीएच 4 देखने को मिला। कैरेट जूस का 6 देखने को मिलेगा। कॉफी भी एसिडिक बोली थी ना, 4.5 मिला यहाँ पर।
टोमेटो जूस 4.3 ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में। देन टैप वाटर का आपको पीएच देखने मिलेगा 6 to 8.5। ठीक है, देखो 1 मोलर NaOH बता था ना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच हमें 14 देखने को मिला। और 1 मोलर HCl जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका हमें पीएच देखने को मिला 0। ठीक है, अब इन सबको बोला गया है लिटमस पेपर पे दिखाओ, तो जी चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए, ये लिटमस पेपर पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो पेट में हमें एसिड मिलता है ना, वो भी HCl ही होता है। ठीक है, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो लिखा है यहाँ पर, इसका पीएच क्या होता है, अबाउट 1.8। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर है कहीं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही देखो लेमन जूस 2.2 है, तो यहाँ पर देखो ये रफ आइडिया दे रहा है ना, कंप्लीट आइडिया नहीं देगा कि एग्जैक्टली क्या है। पीएच पेपर पे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। देन प्योर ब्लड, तो उसका होता है 7.4। ठीक है ना, और सलाइवा का 7.4 7.6 ऐसे देखो। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बहुत चर्चा की है मैंने, बहुत सारी बातें करी हैं आपसे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। बताया था ना, ये एंटासिड मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, NaOH। ठीक है, और आप इस जीरो वाली मार्किंग किसको दे देंगे, 1 मोलर HCl को। डन, चलो आगे चला जाए। अब समझ में आया होगा, वो एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस। ठीक है ना, जो स्ट्रेंथ है, सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेंथ है वो H+ आयंस पर और OH- आयन पर डिपेंड करती है। जो जितना भी ये जाएगा, जितना भी जाएगा सॉल्वेंट में, मतलब वाटर में, तो कितना नंबर ऑफ H+ आयन देगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयन देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ OH- आयन देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ वी if we take HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, यानी मान लिया कि ये भी, इसका भी हमने 1 मोल लिया, वाटर में सॉल्यूशन बनाया, इसका भी 1 मोल लेकर, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CH3COOH। बताओ कौन से फूड आइटम में मिलता है ये हमको, मैंने आपको बताया था विनेगर में मिलता है। ठीक है, चलो, तो अगर आपने इसका भी 1 मोल लिया और दोनों का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना भाई, तभी तो आप बोलोगे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि जो HCl है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो CH3COH है, इट्स अ वीक एसिड। याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, वो वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझते हो क्या होते हैं, देखो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। ठीक है ना, अभी बस इतना समझ लो, जहां भी तुम्हें C और H साथ में मिल जाए, C और H साथ में मिल जाए, तो समझ जाना कैसा एसिड है, वो ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, मैं बताऊंगा कौन से वीडियो में, वही वाले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अभी ये सारी चीजें समझ लो। चलो, तो याद रखना अलग अलग होते हैं, तो ये नंबर ऑफ H+ आयन अलग अलग देंगे। आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच कम दिखाएंगे। एंड एसिड्स दैट गिव लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। ठीक है, कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल भाई, जो ज्यादा नंबर ऑफ OH- आयन दे दे पानी में ज्यादा, तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। एंड जो कम दे आर वीक बेसिस। ठीक है ना, जो OH- आयन कम दे, दीज आर वीक बेसिस। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अभी बज चुके हैं 4:10, है ना, और बहुत मजा आ रहा है यार मुझे रिकॉर्ड करने में। होप तुम्हें पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, कोई वैसी वाली बात नहीं है कि मैं सोचूंगा कि तुम गधे हो या कोई परेशानी है। देखो, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, फनी वीडियोस हैं, बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी वेब सीरीज भी हैं, लेकिन तुमने क्या चूज करा देखने का, कुछ पढ़ने का, है ना, तो इसका मतलब तुम सच में चाहते हो लाइफ में कुछ करना, सच में चाहते हो कुछ पढ़ना। तो यार
कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो जरूर पूछो, फिर से समझा दूंगा, है ना। चलो, चाहते तो तुम भी मूवी देख सकते थे, टाइम वेस्ट कर सकते थे अपना। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल मूवी मत देखो, देखो पर हर समय नहीं ना। पर यहाँ पे देखो चॉइस है तुम्हारे पास, फिर भी तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम सच में सिंसियर हो, सच में चाहते हो कुछ करना। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। और चलते हैं आगे। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हर दिन की जिंदगी में। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं प्लांट और एनिमल? देखते हैं। आर बॉडी वर्क विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 लिविंग। बेसिकली जो हमारा बॉडी है ना, वो ऑप्टिमम फंक्शन कब करता है? 7 to 7.8 के पीएच पर ऑप्टिमम फंक्शन करता है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पहले हमने बात की ना एंजाइम्स के बारे में। तो देखो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, वो किनके द्वारा हो रही है? एंजाइम्स के द्वारा हो रही है, ठीक है। तो अगर एंजाइम ढंग से फंक्शन नहीं कर पाया तो प्रोसेस ही क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। समझ गए? तो बॉडी फंक्शन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी मतलब कुछ देखो मतलब बेसिक पीएच पे ही बॉडी ऑप्टिमम फंक्शन करती है, ऐसा नहीं है। हर एक एंजाइम को अलग अलग पीएच चाहिए। जैसे अगर आप बात करेंगे, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है पेप्सिन, वो 2 पीएच पे काम करता है, अप्रोक्सीमेटली पीएच 2 पे काम करता है। कौन? पेप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है ना। वहीं आप दूसरे एंजाइम की बात करेंगे तो वो 7 पे काम करेगा, पीएच 7 पे, स्लाइटली एल्कलाइन पे। तो बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेसिस पे होते हैं, बट आप ये याद रखो कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो देखो, living organisms can survive only in a narrow range of pH. Then pH अच्छा when अभी मैं ये वाली लाइन को छोड़ता हूँ, अभी आप ये समझो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, यानी अगर बहुत ही कम चेंज आया पीएच में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सहन कर जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा आ गया तो नहीं सहन कर पाएगी। जैसे आपने देखा ना पीएच ऑफ ब्लड, क्या लिखा था? प्योर ब्लड 7.4, पीएच ऑफ ब्लड इज व्हाट? 7.4। तो आप जानते हो ब्लड में थोड़ा बहुत पीएच का परिवर्तन जो है वो आ सकता है, लेकिन ब्लड आने नहीं देता, लेकिन ब्लड आने नहीं देता, उस थोड़े बहुत को वो मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, मैं आपको आज बता ही देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा क्या, एकदम बेसिक बात, जो सॉल्यूशंस अपने पीएच चेंज में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ पॉइंट का फर्क ना आने दे, ठीक है, पीएच जो है उनका चेंज ना हो, बहुत छोटे फर्क से उनका पीएच चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। और जो ब्लड है ना, ब्लड, वो किसका एग्जाम्पल है? बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो भी अपने ब्लड में, मतलब ब्लड में खुद में जो चेंजेस आएंगे पीएच के, उन्हें वो कंट्रोल कर लेगा, बहुत कम लिमिट में लेकिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज आया और उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आएगा तो परेशानी होगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज होता है उसको वो सहन कर लेता है, ठीक है। अपने पीएच में परिवर्तन नहीं आने देता, पीएच चेंज नहीं होने देता, ठीक है ना। चलो आगे चला जाए, आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। लेस देन 5.6 देखो लिखा है व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5 लेस देन 5.6, ठीक है, मतलब जो पीएच होता है रेन वाटर का वो जब 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? क्या हुई है? एसिड रेन हुई है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। सिंपल सी बात है ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बारे में कि एसिड रेन क्या होती है। यहाँ पे अब एसिड रेन की बात निकली है तो दूर तलक ले जाते हैं उसको। बेसिकली एसिड रेन होती कैसे है, ठीक है। देखो, होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एयर है, ठीक है, उसमें ना कई सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। उनमें से कुछ एसिडिक गैसेस भी प्रेजेंट है। अब सवाल उठता है एसिडिक गैसेस आई कहाँ से? देखो एसिडिक गैसेस कौन कौन सी? SO2, SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ठीक है, NO2, NO3, ठीक है, कुछ इस तरीके के गैसेस क्या है प्रेजेंट है। NO3 नहीं, NO, ठीक है, ऐसी गैसेस क्या है प्रेजेंट है। तो ये गैसेस जब, अब ये गैसेस आई कहाँ से, हाँ, तो क्या होता है ना, बेसिकली आप जानते हो हम लोग जो है वो एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे सारा काम मशीनों के थ्रू हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। तो उन फैक्ट्रीज से जो निकलने वाला धुआं है, उन फैक्ट्री से जो निकलने वाला स्मोक है, साथ ही साथ आप जानते हो कि हम लोग गाड़ियां यूज करते हैं, ठीक है ना, इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं। तो बहुत बड़ा पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन का जो हिस्सा है वो उन गाड़ियों से निकलने वाले स्मोक से भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गैसेस होती है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, जो रेन वाटर गिर रहा है। तो जब रेन वाटर गिरा, H2O गिरा, तो देखो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, एसिड फॉर्म कर लेंगे इस वक्त में, जैसे SO2 है, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, SO3 करते हैं इसको, ठीक है ना, तो H2SO4 बन जाएगा यहाँ पर। देखो लिख लीजिए ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। जब NO2 और वाटर मिलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी H2O, तो ये क्या बनाएंगे, HNO3 बनाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, तो घबराना मत कि सर यहाँ दो दिख रहे हैं वहां एक दिख रहा है, तो बैलेंस बैलेंस कर सकते हैं उसको लेकर, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, वो ये कि ये सारे जो एसिड बने, ये अब किसके साथ घुल के गिर रहे हैं, रेन वाटर में ही गिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है एसिड, समझे बात को, ये जो गैसेस हैं रिएक्ट कर जाती हैं वाटर वाटर के साथ, एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो कहाँ से निकली, पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे निकली, ठीक है, फैक्ट्रीज से निकली, कारखानों से निकली, गाड़ियों से निकली, और कहाँ पहुंच गई, एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, और जो रेन हो रही थी, जो वाटर गिर रहा था उसके साथ रिएक्ट करा, और साथ में वाटर जो गिर रहा है उसके साथ में अब क्या भी बन के गिर रहा है, एसिड भी गिर रहा है। क्लियर है, दिस इज द एसिडिक रेन। और भैया सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, जिन रिवर्स में ये पानी जाएगा वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और आपने सुनी होगी कि मॉन्यूमेंट जो होते हैं, मॉन्यूमेंट समझते हो, मॉन्यूमेंट जैसे एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, इट इज ताजमहल। ताजमहल नाम तो सुना ही होगा इसका, है ना, मुमताज के लिए बनवाया था शाहजहां ने 22,000 मजदूरों के द्वारा, फिर सबके हाथ भी कटवा दिए थे, चलो ठीक है वहां नहीं चलते, पर समझो जो ताजमहल है, ताजमहल जो है वो व्हाइट कलर का दिखता है ना आपको फोटोज में, लेकिन आजकल एसिडिक जो एसिड रेन है उसके कारण जो इसका कलर है वो क्या हो गया, येलोइश हो गया है, ठीक है। तो एसिड रेन के कारण जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब भी क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो प्लांट लाइफ है उस पे भी बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है, किसका, एसिड रेन का, और हम पे तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ गए, चलो आगे चला जाए। देखो एसिड्स एट अदर प्लैनेट बताया था ना, डू यू नो वाला बॉक्स है, देखो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट, H2SO4। तो बताओ क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, तो आंसर है अ बिग नो, ठीक है ना, अ वेरी बिग नो, क्योंकि इतनी एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, अब जैसे यहाँ पे बात निकली, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वीनस पे नहीं है लेकिन अर्थ पर है, कुछ बैक्टीरियाज, हम नहीं रह सकते वहां पे, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज बहुत हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग में रहते हैं, सल्फर वाटर स्प्रिंग समझते हो, वहां पे H2SO4 तो हो गई, मतलब ये हमको एसिडिक कंडीशन में मिल रहे हैं, इन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल बोलते हैं,
क्या बोल रहे हैं, थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल्स। लेकिन हम लोग कभी नहीं रह सकते वहां पर, लेकिन बैक्टीरिया वहां पर रह सकता है। ठीक है, मैं ये अर्थ की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ। समझ गए? एक सेकंड, मैं अपने लैपटॉप की बैटरी जरा देख लूँ। हाँ अभी है, हो जाएगा। चलो देखते हैं, नहीं होगा तो चार्जिंग में लगाएंगे और क्या करेंगे। समझ रहे हो ना पर बात को, कि वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया कि कुछ हार्श कंडीशन में लाइफ पॉसिबल है। जैसे हमें हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग्स में क्या देखने को मिलता है, थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया देखने को मिलता है। स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, जब आप 11th क्लास में पहुंच जाएंगे वहां पर बायो अगर आपने लिया होगा, तो आपको वहां पर इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया, आगे बढ़ा जाए अब। चलिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब हमारा जो घर का पीछे का हिस्सा होता है वहां पर जो सॉइल है उसका क्या पीएच है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए। To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil. यानी आप क्या करो, देखो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी प्लांट नहीं, बहुत सारी जगह आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब जगह की पीएच सेम होगी, तो आप क्या करो, सारी जगह की सॉइल्स लो और उनका पीएच कैलकुलेट करो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये वाला जो स्पेसिफिक प्लांट है ये इस पीएच में ग्रो करता है। समझ रहे हो बात को? चलो, पुट अबाउट 2 ग्राम of soil in a test tube and find 5 and add 5 ml of water. Shake the content of the test tube. ठीक है, बिल्कुल मुझे अपने कॉलेज का एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। यहाँ पर मेरे सर हैं सौरभ सर, ठीक है, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और भी बाकी बहुत लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो उनके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट करा था और भी कई सारे किए थे। चलो, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो क्या करना है, फिल्टर करना है हमें, छान लेना है इसको, और जो फिल्ट्रेट निकलेगा यानी छानने के बाद जो आपका वाटर वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जो सॉलिड है मिट्टी वाला पार्ट वो अलग हो जाएगा। तो जो वाटर वाला पार्ट है उसको लेना है। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ठीक है, तो आप पेपर की हेल्प से क्या करोगे, इसका निकालोगे पीएच। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके जो रीजन में ग्रो होने वाला प्लांट है उसके लिए आपको पर्टिकुलरली मालूम चल जाएगा कि कौन सा पीएच जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एक्टिविटी के आंसर की तरफ। देखो, तो इसका जो प्रोसेस है ये तो यहाँ पर है प्रोसीजर कि 2.2 आस्क अस टू कलेक्ट द सॉइल सैंपल, डाइल्यूट इट एंड चेक द फिल्ट्रेट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, फिल्ट्रेट चेंजेस द कलर ऑफ फिल्टर पेपर टू ग्रीन। ठीक है, ये कहाँ ले जाता है, ग्रीन पर। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, अ पीएच ऑफ नॉर्मल सॉइल रेंजेस फ्रॉम 5.5 टू 7.5, इन दिस रेंज पीएच पेपर शो द ग्रीन। ठीक है, मतलब आप अगर जाएंगे पीएच पेपर पर, देखिए ये पीएच पेपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इस रीजन में हल्का सा आपको ग्रीनिश कलर दिख रहा है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो पीएच है सॉइल का वो इस रीजन में लाया करने वाला है, 5 से लेकर 7 के बीच में। ठीक है ना, 5 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है और 7 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, इसी रीजन के बीच में आप कहीं का भी लोगे इसी रीजन में लाया करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो, होप आपको ये समझ में आया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, soil pH is an important factor in the growth of plant. Most of the plants grow in the pH range of 5 to 7.5. Adjusting the pH of the soil result in the optimum output from the plant. इसका मतलब है जो प्लांट, मान लो जैसे यहाँ पे लिया ना, फॉर एग्जांपल प्लांट्स लाइक एप्पल, कॉलीफायर, कोकुम्बर, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर एक्सेट्रा ग्रो इन दिस पीएच रेंज। यानी अगर आपको एप्पल का प्लांट आपने लगाया, ठीक है, एप्पल का पेड़ लगाओगे आप, कॉलीफ्लावर उगाओगे आप या कुकुम्बर उगाओगे, तो
उसके लिए जो ऑप्टिमम सॉइल का पीएच होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी प्लांट आपको फल नहीं देने वाला, ग्रो नहीं कर पाएगा, हेल्दी नहीं होगा, और इससे कम होगा तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपको सपोज होप समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पीएच इन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम और पीएच कैसे रिलेटेड है। ओके, तो चलो चलते हैं इस बात पर। तो यहाँ पर पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रीड करते हैं समझते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी बॉडी में HCl रिलीज हो रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ठीक है, तो जब आप मेरे साथ में जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे और आप लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो तब आपको वहां पर पता लगेगा कि जो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं, ठीक है, उनका नाम मैं आपको तब बताऊंगा, जो क्या रिलीज करती हैं HCl। और कुछ सेल्स हैं जो रिलीज करती हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, थिक फ्लूइड होता है। ठीक है, थिक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, पूरी की पूरी स्टमक को क्या करता है, कवर कर लेता है, पूरी की पूरी स्टमक वाल को क्या कवर कर लेता है। ठीक है, इसको रिलीज करने वाली जो सेल्स होती हैं उसके बारे में भी बात होगी। ठीक है ना, गॉबलेट सेल करती है म्यूकस रिलीज, पैराइटल सेल करती है HCl रिलीज, सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी आप ये जान लो कि डाइजेशन जो है उसमें HCl का रोल होता है। ठीक है, और वहां पे आपको ये भी मालूम चलेगा कि HCl के कारण ही जो एंजाइम है वो अपने एक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन है, वो किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। क्या डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, तो अगर प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में ना होना होता तो क्या ना रिलीज हो रहा होता, HCl ना रिलीज हो रहा होता। लेकिन इस एंजाइम को एक्ट करना है, इसीलिए वहां पे HCl की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है उनको भी मार देता है कौन, HCl। ठीक है, बैड बैक्टीरिया। During indigestion, the stomach produces too much acid and this cause pain and irritation। मतलब जब इंडाइजेशन होगा, मान लो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा स्टमक में, इंडाइजेशन होगा, तब क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होगा। ठीक है, जिसके कारण पेन भी होगा स्टमक में और इरिटेशन भी होगा। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। ठीक है, मतलब कुछ मेडिसिन का यूज करा जाता है, जैसे कई सारी मेडिसिन हैं। एक है पेंटॉप नाम की मेडिसिन। ठीक है, पेंटॉप और एसीलॉक, कुछ कुछ ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। ठीक है, ओवर द काउंटर यानी जो आपको डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाया करती हैं। ठीक है, लेकिन आप जब भी मेडिसिन लो, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लो। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ही लो, वरना बिल्कुल मत लो। ठीक है, और रेनिटिडीन भी एक ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, जिसके ऐसा काम करती है एंटासिड्स की तरह। ठीक है, नहीं तो आपने एक और चीज सुनी होगी ना, डाइजीन, सब खाते हैं बचपन में, मीठी मीठी सी गोली, इसका सिरप भी आता है। चलो, तो ये सारी कौन सी मेडिसिन है आपकी, एंटासिड मेडिसिन है। कई सारी होती है, मुझे इन सबके नाम जनरली याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था यहाँ पे बेकिंग सोडा वाला। ठीक है, कि आप जब शुरुआत हो रही थी चैप्टर की, तब उसमें था कि अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो रही है तो आप उसको क्या खिलाओगे, क्या आप उसको लेमन जूस पिला दोगे, क्या आप उसको विनेगर दे दोगे, या क्या आप उसको बेकिंग सोडा खिलाओगे। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NHCO3, दैट इज व्हाट, NHCO3, NaHCO3, दिस इज बेसिक इन नेचर, तो आप उसको ये दोगे। ठीक है, तो बेसिकली बेसेस ही होते हैं इसमें। ठीक है, इन सब में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, लेकिन वो होंगे क्या, बेस ही होगा। ठीक है, दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसका पीएच क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। ठीक है ना, ठीक है, हमारी जो बॉडी 10 होता है, मैंने 12 लिख दिया। हमारी जो बॉडी है ना, वो खुद भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो खुद भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिलीज कराती है।
सब्सटेंसेस, केमिकल्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे जाके। ओके, चलो आगे चलते। लेकिन जब एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तब हमें मेडिकेशंस लेना पड़ते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्योंकि अगर ये होता रहा ना, अगर हमारी HCl बहुत ज्यादा रिलीज होता रहा, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी स्टमक वॉल है वो इरोड हो जाएगी, ठीक है, और वहां पर डिसीज होएगी, और उसको हम बोलेंगे अल्सर, ठीक है, अल्सर्स हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, मतलब पीएच बदलने से जो हमारी दांत है वो क्या हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। देखो, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। देखो, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी बचपन से, आप लोगों को घर वाले एक चीज सिखाते हैं कि जब भी आप सुबह सुबह उठो तो क्या करो, ब्रश करो, ठीक है, या कुछ घर में बोला जाता है पेस्ट करो, टूथब्रश में पेस्ट लगाओ करो। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो रात भर में जो हमारा माउथ होता है, उसमें जो पीएच, उसका जो पीएच है वो 5.5 से नीचे हो जाता है, ठीक है, 5.5 तक पहुंच जाता है, 5.5 से नीचे पहुंच जाता है। और जब आप ब्रश करेंगे तो जो पेस्ट है वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और पीएच वापस से ऊपर आएगा, ठीक है, जिससे हमारे दांत खराब नहीं होंगे। अब सुनो, टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substances in our body, ठीक है। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट है, ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। जो इनेमल है, इनेमल, इनेमल हमारा दांत है, बेसिकली किससे बना हुआ है, इनेमल से, सबसे बाहर वाली लेयर उसकी वही है, ठीक है, और वो केमिकली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल उठता है, सर ये होता कैसा होगा, फॉर्मूला कैसा है, तो देख लो, ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये देखो, एनेमल केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये किस नेचर का होता है, बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर। देखो, CA5OH PO4 होल थ्राइस। अच्छा, आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्यों दिखाया आपने, तो वहां पे आया था कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, इसीलिए मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, एक एग्जाम होता है, उसका नाम है NTSE। NTSE का मतलब क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ठीक है। तो इसमें NCERT कराता है एग्जाम हर साल, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बुक में नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आप कभी NTSE देने का सोचो भी तो वहां के क्वेश्चन भी आप यहाँ से कवर कर पाओ। देखो, मैं ना यार चाहूँ तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता। उसका रीजन ये है कि मैं छोटी वीडियोस में ना जो बताना चाहता हूँ क्लियरली वो बता नहीं सकता, ठीक है। और कल को अगर आप बताओ किसी को, यार मैंने सर से पढ़ा, तनुष करोरा सर से पढ़ा, तो आप ये ना बोलो अरे उनके वीडियो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तेरा टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। आप ये बोलो कि अगर तू एक बार उनसे पढ़ रहा है ना, तो तू उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा अपने डोमेन का, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो एम इज क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, या फिर छोटा छोटा नहीं यार, है ना। देखो, मैंने आपसे अभी भी बात की इस बारे में कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है एंटरटेनमेंट का, फिर भी आपने क्या चुना, पढ़ने को। तो मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ यार, आपका जो एम है वो पूरा हो, ठीक है, जो आप आए हुए हैं सीखने तो सीख के जाओ, बहुत कुछ लेके जाओ, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। चलो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, चलो। और जहां जहां लगे कुछ चीजें नोट डाउन करने के लिए तो आप अपनी NCERT में लिखते जाओ, ठीक है, साइड में, और उसको रिवाइज भी करना, लिख के भूल मत जाना। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बट इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। जब क्या होता है, पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो ये धीरे धीरे करके दांतों से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और दांत कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। बोलते हैं ना दिन में 2 बार ब्रश करो, एक बार सुबह उठकर, एक बार रात को सोकर, ताकि दांतों में कुछ भी, जो भी आपके पार्टिकल्स जो हैं वो अगर फंसे रह गए हैं, है ना, एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो वो निकल जाए, ठीक है। क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है हमारे माउथ के अंदर, वो क्या करता है, इन एसिड्स को और शुगर को डिग्रेड करता है, तोड़ता है, ठीक है।
तो उसके कारण जो पीएच है हमारे माउथ का वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक पीएच में जो हमारा ये है कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है, ये टूटना स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। देखो अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ कि क्या है। ये देखो, ये हमारा ये था, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट था। ये किस में टूटा, कैल्शियम में और फॉस्फेट में। समझ गए बात को। देखो किसके कारण हो रहा है, सिट्रस फ्रूट के कारण, लेमोनेड के कारण, एनर्जी ड्रिंक। बेसिकली सारे मीठे होते हैं ना, इसमें से ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब मीठे होते हैं और साथ में एसिडिक भी होते हैं। तो यहाँ पे शुगर दे दिया इनने किसको, बैक्टीरिया को, और एसिडिक एनवायरनमेंट भी दे दिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से डिके होंगे हमारे दांत। ये देखो टूथ एनिमल है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम आयन में और फॉस्फेट आयन में। क्लियर है, समझ रहे हो। चलो मैंने एक इमेज और ली है, यहाँ पर नहीं लिए, चलो हटाओ, ली थी पर वो मैंने हटा दी होगी। आगे चलते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है ना, बेस्ट मेथड क्या है कि आप अपने माउथ को क्लीन करें खाना खाने के बाद, बोलते हैं ना कुल्ला करो। ठीक है, चलो, और यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो हमारा जो टूथपेस्ट है वो भी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप इसे यूज करोगे क्लीन करने के लिए अपने टूथ को, तो जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, चलो आगे चला जाए। अब ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझाने के लिए बताया कि ये भाई कैसे हो रहा है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, क्या है, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, bee stung leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the sting area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. ठीक है, शुरुआत में बताया था ना, नेटल प्लांट मतलब एक प्लांट होता है जो क्या करता है, बेसिकली उसके ना हेयर्स रहते हैं, लीफ के बाहर ऐसे हेयर्स निकले रहते हैं, अगर वो टच हो जाए हमारी स्किन पे गलती से, तो वो हमारी स्किन के अंदर क्या भेज देता है, मेथिनोइक एसिड। मेथिनोइक एसिड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, HCOOH। याद है आपको HCOOH के बारे में मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई थी। ये क्या कहलाता है, फॉर्मिक एसिड कहलाता है। साथ में एंट में भी हमें यही एसिड एसिड देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट, फॉर्मिक एसिड, और इसका एक और नाम है एंट एसिड। ठीक है, एंटासिड, इस ये भी बताया था कि ये एंटासिड के साथ कंफ्यूज मत कर लेना इसको। ठीक है, मेथिनोइक एसिड जिसके कारण बर्न होता है। ठीक है, वहां पे जलन होती है। और बी स्टिंग में क्या होता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसका रेमेडी क्या है, माइल्ड बेस को यूज करना, जैसे बेकिंग सोडा आप वहां पे लगा लो। ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। आगे चला जाए, देखो एसिड प्रेजेंट इन बी स्टिंग, बी मतलब हनी बी की बात चल रही, मधुमक्खी। तो एसिड प्रेजेंट विच इंक्लूड फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कुछ नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड ही है, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फॉस्फोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये आपको हनी बी की स्टिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वहां पे सब रिलीज हो चुका होगा, हनी बी जहाँ स्टिंग करेगी। ओके, चलो, और इसका क्योर क्या है, वहाँ क्या है, वहां पे बेस लगाओ। आगे चलते हैं अब हम लोग टू यू नो वाले, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। ठीक है, जैसे लिखा है, नीटल इज अ हर्बिशियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड, वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट में। इट leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. मतलब जब आप इसकी लीव्स के अराउंड जो हेयर है, अगर आप गलती से भी उन्हें टच कर लोगे तो वहां से क्या रिलीज होगा, मेथनोइक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, और आपको बहुत जलन होगी। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। ठीक है, डॉग प्लांट एक तरीके का प्लांट है, उससे क्या होता है, यहाँ पर हम रगड़ देंगे अगर जहाँ पे हमें इसके स्टिंग लगे थे, तो उस एरिया में जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नीडल इन द वाइल्ड। ठीक है, मतलब नीडल के बाजू में ही ग्रो करता है। कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, तो यहाँ से हमें समझ में आया भैया कि वो कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का ही होगा। ठीक है ना, चलो, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ एक्सीडेंटली टच अ नीडल प्लांट while tracking.
आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्ट्रेन? ठीक है, क्या आपको पता है और क्या क्या रेमेडीज होती हैं? तो बेकिंग सोडा लगा लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब केमिस्ट्री ऑफ स्टिंगिंग नीडल्स की बात कर लें। ये आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये थोड़ी हायर केमिस्ट्री की चीजें हैं, है ना। इससे मत जाओ, ये समझ लो कि भाई ये देखो ये एसिड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एसिड है। फॉर्मिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, साथ ही साथ नीडल स्टिंग रेमेडीज तो क्या लगा सकते हो आप, डॉग लीव लगा सकते हो, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लगा सकते हो, और भी रेमेडीज हैं वहां पे। कैलामाइन लोशन लगा सकते हो। ठीक है, कैलामाइन लोशन वो भी बेसिक नेचर का होता होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, क्लियर है। चलो अब मैं आपको रियल इमेजेस दिखाता हूँ कि नीटल कैसा दिखता है। तो ये है आपका नीटल प्लांट। ठीक है, ये है आपका नीटल प्लांट। ठीक है, देखो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसमें ये ऐसे बाहर निकले हुए ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये दीज आर द स्टिंग्स ऑफ नीटल प्लांट। ठीक है, समझ पा रहे हो, कुछ ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। समझ गए, दिख भी रहे होंगे। ये क्या है, नीटल प्लांट। अब चलते हैं डॉग प्लांट की तरफ। देखो दिस इज डॉग प्लांट, ये डॉग प्लांट है, नीटल के आसपास से ही ग्रो करते हुए मिलता है हमें। ठीक है, चलो आगे चले, लेट्स गो। अब देखो यहाँ पे वही एनसीईआरटी का टेबल देखो। विनेगर में क्या रहता है, एसिटिक एसिड रहता है, मतलब कौन से सब्सटेंस में, कौन से फूड आइटम्स में कौन कौन से एसिड मिलते हैं। सार मिल्क दैट इज कर्ड, वहां पे हमें क्या देखने मिलेगा, लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है बेसिकली, कि मैंने आपको लास्ट नहीं, लास्ट चैप्टर से पढ़ा रहा था, तो मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन है। ठीक है, ये कौन सा चेंज होता है बता, केमिकल चेंज। ठीक है ना, बिकॉज जो नया सब्सटेंस बना उसकी आइडेंटिटी एकदम डिफरेंट है ना प्रीवियस वाले से, तो दिस इज व्हाट, केमिकल चेंज। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि ये कौन करता है मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया। ठीक है, लैब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। क्लियर है एकदम। ठीक है ना, अब यहाँ पे आया था तो मैंने बता दिया आपको। ऑरेंज में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। विनेगर तो आप जानते हो एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड बोले तो CH3COOH, CH3COH, देन सिट्रिक एसिड। लेमन में भी क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सिट्रस फ्रूट। देन टर्मिन में क्या मिलेगा आपको, यानी इमली, टर्मिन मतलब इमली, IMLI, इमली। क्या है इसमें, टार्टरिक एसिड है। एंटिस्टिंग में आपको मिथेनोइक एसिड मिलेगा, बताया था आपको मैंने। चीटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, HCOOH। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। नेचर स्टिंग भी क्लियर है। एंड टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, टोमेटो एंड स्पिनच में क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। क्लियर है, चलो आगे चला जाए। देखो अब आ गए हम अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट पे, जो कि है एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम यहाँ से ना पढ़कर आगे मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं वहां से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen concentration? Which of this is acidic and which one is basic? देखो सॉल्यूशन को देखने से पहले, है ना, सॉल्यूशन को देखने से पहले हम अपना बेसिक ब्रेन चलाते हैं। उसको मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया हाइड। ठीक है, मैंने कर दिया हाइड। ठीक है, देखो इसमें बेसिक ब्रेन कैसे लाते हैं, जो मैंने आपको समझाया था वो याद रखो। मैंने आपको बताया था कि जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन के। ठीक है, इसका मतलब है जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना कम पीएच, जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना कम पीएच। ठीक है, ये बताया था। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, कि पीएच होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH माइनस आयन के, यानी जितना ज्यादा OH माइनस आयन उतना ज्यादा पीएच। ठीक है, अब यहाँ पे है, बात हुई है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, यानी अभी इस वाले को क्या करो आप भूल जाओ।
सिर्फ इतना याद रखो। देखो सॉल्यूशन ए का पीएच अच्छा है, इसका मतलब पीएच कम, पीएच कम तो एच प्लस ज्यादा, यही तो मैंने बताया आपको। और पीएच है इसका 8, तो दिस इज व्हाट, पीएच इज ग्रेटर विच मीन्स एच प्लस इज लेसर। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये एसिडिक होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा, और ये वाला जो है वो बेसिक नेचर का होगा। क्लियर है? होप क्लियर होगा, समझ गए। देखो while pH value is less than 7 indicates an acidic solution, while greater than 7 indicates a basic solution. Since A has more hydrogen ion concentration, solution A is acidic and solution B is basic. What is the effect does the H plus ion have on the nature of the solution? तो भाई ज्यादा हो जाएंगे तो वो एसिडिक बना देंगे, ठीक है। मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ H plus ion, हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? होप क्लियर होगा। आगे चले, चलो। देखो डज बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H plus एक्वस, तो बेसिकली हाँ होगा, लेकिन वहां पर OH माइनस आयन ज्यादा होंगे। देखो लिखा है basic solution also have H plus aqueous, but these are far less in number to OH minus that is responsible for the basic nature। तो बेसिकली देखो होता क्या है, दोनों प्रेजेंट है, H प्लस भी प्रेजेंट है और OH माइनस भी प्रेजेंट है। अगर H प्लस बहुत कम है और OH बहुत ज्यादा है तो नेट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा हमें, बेसिक नेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेट इफेक्ट यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो अल्टीमेटली कैसा देखने मिलेगा, तो वो हमें बेसिक देखने मिलेगा। अगर वहीं हम बात करें कि H प्लस बहुत ज्यादा, जो कि ज्यादा है, और जो हमारा OH माइनस है वो कम है, तो नेट बहुत कम है, तो नेट इफेक्ट कैसा देखने मिलेगा हमें, एसिडिक देखने मिलेगा। क्लियर है? सॉल्यूशन कैसा देखने मिलेगा, एसिडिक देखने मिलेगा। समझ गए, यही कहानी है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह इसको मैं जल्दी से हाइड करता हूँ इसको सॉल्यूशन को, ठीक है, ताकि आप देखो ना, मेन चीज है समझो, ठीक है। देखो यहाँ से आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें आप, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ये सारे क्या हैं, दीज आर वॉट बेसिस, दीज आर वॉट बेसिस, ठीक है। तो अगर आप फार्मर हो और आपको अपने फील्ड में बेस डालने की जरूरत पड़ रही है, यानी पक्का ही सॉइल कैसी होगी, सोचो कैसी होगी, एसिडिक होगी ना, तभी तो आप बेस डालने की बातें कर रहे हो वहां पे। समझ गए बात को? तो इसका मतलब सॉइल उसकी कैसी होगी, एसिडिक होगी। देखो लिखा है इफ द सॉइल इज टू एसिडिक हैविंग लो पीएच देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विकलाइन और स्लेक्ट लाइम और चॉक, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? बेसिक चीज को आप कब यूज करोगे, जब एसिडिक होगा वहां पे। चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम कहीं नहीं चल रहे, आगे हम अपने अपने घर चल रहे हैं। खैर हम अपने अपने घरों में ही बैठे हुए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और याद रखो यार कि कीप लर्निंग है ना, हमेशा सीखते हो, चाहे तुमसे कोई छोटा हो उससे भी सीख लो, कोई बड़ा हो उससे भी सीख लो, है ना। क्योंकि मेरे सर मुझसे हमेशा एक बात बोलते थे, वो ये बोलते थे, अभी बोलते हैं, ठीक है, अपने आप दूसरे स्टूडेंट से बोलते होंगे, है ना, लेकिन मैं उनकी सारी सीखों को अब तक अपने पास रखा हुआ और हमेशा रखा रहूंगा, तभी मैं लाइफ में ग्रो भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी सीखते रहो, ठीक है। वो ये बोलते थे सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा क्या रखना आपको, स्टार्ट अपनी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग हमेशा सीखते रहना। ओके, सीखते रहोगे तो मजा आता रहेगा लाइफ में, आगे बढ़ते रहोगे, जीतते रहोगे हमेशा। और सीखना बंद कर दिया तो फिर क्या, कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो बाय, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर नंबर होगा वो 6। बाय बाय, टेक केयर।